हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बीएससी सेकेंड ईयर में स्वागत है। मैं आपको बॉटनी का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा जो मेनली प्लांट एनाटॉमी पर बेस्ड है। अगर आप सिलेबस पर फोकस करें तो जो पेपर 2 है उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी एंड इथनोबॉटनी। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की स्टडी करी थी। आपने वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जनरली स्टडी किए थे प्लांट्स के। सेकेंड ईयर में बेसिकली आप फोकस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे वो मोनोकॉट्स हो या डाइकॉट्स हो, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। तो ये पेपर फोकस करेगा उनकी एनाटॉमिकल स्टडीज, उनके आर्थिक महत्व जिसको हम इकोनॉमिक बॉटनी के तहत पढ़ेंगे, और इथनोबॉटनी भी हम देखेंगे कि जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करती हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे प्लांट एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन से कि प्लांट एनाटॉमी क्या है और हम उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि प्लांट एनाटॉमी, जिसका दूसरा नाम फाइटोटॉमी भी है, इट इज़ द जनरल टर्म फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। मतलब पादपों के आंतरिक संरचना का अध्ययन ही प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। प्लांट एनाटॉमी इज नाउ फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टिगेटेड एट सेलुलर लेवल एंड ऑफन इन्वॉल्व्स द सेक्शनिंग ऑफ टिश्यूज एंड माइक्रोस्कोपी। एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी में किसी भी प्लांट के अध्ययन बिना उस प्लांट मटेरियल के सेक्शन कटिंग के बिना संभव नहीं है। जैसे कि आप प्रैक्टिकल्स भी करेंगे कि किसी प्लांट की आपको स्टेम दी गई, तना दिया गया, और आपसे कहा जाए कि आपको इसका अनुप्रस्थ काटना है। इंटरनल स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका सेक्शन कटिंग करना होगा। तो जब आप उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे और उस सेक्शंस को फिर आप क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करेंगे। आप देखेंगे कि उस सेक्शन के अंदर किस प्रकार से कोशिकाएं, उस सेक्शन के अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित हैं किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, किस किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, पेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, कोलोनकाइमा हैं, स्क्लेरेन्काइमा हैं, या जाइलम की कोशिकाएं हैं, या फ्लोएम की कोशिकाएं दिख रही हैं। तो इन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो एक प्लांट बॉडी है वो किसकी बनी होती है। अ टिपिकल प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेजर वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोई भी जीव अलग अलग ऑर्गन्स का मिल के बना होता है। अगर आप एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल्स में भी आप देखते हैं कि ऑर्गन्स होते हैं अलग, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स के अंदर बेसिकली रूट्स, स्टेम और लीव्स आती हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो ऑर्गन है बेसिकली वो है फ्लावर। फ्लावर आगे चल करके फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होता है और उस फ्रूट का ही एक पार्ट होता है
सीड। तो फ्लावर ही एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है विच लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्रूट। फ्रूट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लावर। पूरे प्लांट की आंतरिक संरचना को के अध्ययन के लिए हम प्लांट एनाटॉमी को 5 डिफरेंट प्रकार की एनाटॉमीज में वर्गीकृत कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें तने का अध्ययन करना हो तो हम कहेंगे स्टेम एनाटॉमी, अगर हमें पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना हो तो वो लीफ एनाटॉमी होगी, अगर हमें पुष्प की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो वो फ्लावर एनाटॉमी के तहत किया जाएगा, अगर हमें सीड एनाटॉमी की स्टडी करनी है तो सीड की करनी है तो सीड एनाटॉमी, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी तो उसे हम रूट एनाटॉमी के तहत अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में बेसिकली आपको फोकस करना है स्टेम एनाटॉमी पे, रूट एनाटॉमी पे, लीफ एनाटॉमी में और कुछ हद तक फ्लावर एनाटॉमी पे। जैसा मैंने अभी कहा था कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना होता है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे कि उदाहरणतः अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में कई सारे ऑर्गन, खास करके हायर एनिमल्स, जैसे वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट में भी अगर हम प्राइमेट्स की बात करें तो आप ये पाएंगे कि नर्वस सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम क्या एक ऑर्गन सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, स्केलेटन सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम अनेकों ऑर्गन से मिलके बने होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स आ गए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका हार्ट आ गया है और ब्लड वेसल्स हो गई हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके अलग अलग ऑर्गन्स आ गए, जैसे कि स्टमक आ गया, आपके गॉल ब्लैडर आ गया, पेनक्रियाज आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है। तो ये सब पर्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। या रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है पाचन का। तो उसी तरीके से हालांकि एनिमल्स में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं पर प्लांट्स में सिर्फ 2 ही ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं, एक शूट सिस्टम और दूसरा रूट सिस्टम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स के अंदर कि प्लांट एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। वो 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट में एक साथ रहता है, या हम अपन कहें कि उसके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एडेप्ट होते हैं और उसमें सरवाइव करते हैं। जबकि अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो ऑल द ऑर्गन्स मोर और लेस फंक्शंस इन सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे हम शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम ज़मीन से ऊपर की ओर होता है और ज़मीन से ऊपर का जो एनवायरनमेंट है, मतलब बाह्य पर्यावरण जो है वो एटमॉस्फेयर है। जबकि रूट सिस्टम क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है। तो ज़मीन के अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है लिथोस्फेयर। फ़र्क है, ज़मीन के अंदर वातावरण में अलग चीज़ें होती है, जैसे ज़मीन के अंदर रोशनी नहीं होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वो बाहर की कंपैरिजन में थोड़ी कम मिलेगी आपको कई सारे कई मिनरल्स ज़मीन के अंदर होते हैं जो बाहर नहीं होते हैं। तो अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकती है गैसेस की, वाटर अवेलेबिलिटी की अलग कंडीशंस हो सकती हैं, लाइट इंटेंसिटी की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। तो दे आर डिफरेंट कंडीशंस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट and therefore plant is a unique organism. The root system is adapted to a different environment, while the shoot system is adapted to a different environment. Shoot system is adapted to atmospheric environment, while root system is adapted to lithospheric environment, below ground environment. Now जो shoot system है ये एक organ system है, और जबकि एनिमल्स में क्या सारे के सारे पूरा जो ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो एक ही एनवायरनमेंट में होते हैं। अगर वो बाहर मतलब एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। शूट सिस्टम जो है उनके अंदर जो मुख्य ऑर्गन्स हैं वो इस प्रकार हैं, स्टेम्स हो गई, स्टेम हो गया, पत्तियाँ हो गई, फ्लावर हो गए, बर्ड्स हैं, सीड्स हैं। और
जैसे कि लिखा गया है कि ये शूट सिस्टम हमेशा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पर ये हुआ, लाइट की दिशा में या जहाँ लाइट है उस दिशा में इसकी वृद्धि होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड है। ट्रॉपिक जो शब्द है वो मूवमेंट होता है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं, वैसा मूवमेंट नहीं जैसा कि एनिमल में होता है कि एनिमल अपने काम, एनिमल मूवमेंट मीन्स एनिमल कैन चेंज इट्स पोजीशन, है ना, वो अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सकता है, दैट इज नॉन एज एनिमल मूवमेंट। बट ऐसा मूवमेंट प्लांट के अंदर नहीं है। प्लांट अपनी ही जगह पर रहकर डिफरेंट मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट मीन्स बढ़ोतरी अपनी साइज के अंदर। तो दो मूवमेंट्स होते हैं, एक तो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है टर्गर मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गया, ग्रेविट्रॉपिज्म हो गया, थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया। तो यहाँ पर इन मूवमेंट्स का कि पीछे का जो कारण है वो एक डिफरेंट है, जबकि टर्गर मूवमेंट्स के अंदर टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। जैसे स्लीप मूवमेंट्स लीव्स का है तो वो टर्गर मूवमेंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी एक तरह से टर्गर मूवमेंट्स ही है। जबकि जो पौधा है, पौधा अगर रोशनी की दिशा में वृद्धि करेगा, लाइट की डायरेक्शन में वृद्धि करेगा, तो हम उसे कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिव मीन्स टुवर्ड्स लाइट। तो हर शूट जो है वो हमेशा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होगा। जबकि जो रूट सिस्टम होगा वो बेसिकली रूट और उसकी पार्श्व शाखाएं जो हैं, जिन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो मीन्स जमीन, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब अर्थ पृथ्वी की और पृथ्वी के का जो गर्भ है उसकी और उसका मूवमेंट होगा। और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को हम जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ये इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो है शूट सिस्टम जो बाहर की ओर है एटमॉस्फेयर में, एक है रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर का वातावरण है। ठीक है, तो प्लांट दो विभिन्न वातावरणों में अपने आप को अडेप्ट किए हुए होता है। जो रूट सिस्टम में एक तो रूट होगी, यहाँ पर टैप रूट बताई गई है, और उससे जो शाखाएं निकल रही हैं उसे लेटरल रूट्स कहा गया। जबकि शूट सिस्टम में पाए जाने वाले जो मुख्य ऑर्गन्स हैं वह स्टेम है, वहाँ पर बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं। ये एक विस्तृत डायग्राम है। लीफ में भी फिर पीटियोल, ब्लेड, बर्ड्स, नोड, इंटरनोड, कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। यह एक और चित्र बताया जा रहा है जिसमें स्टेम और रूट का सेक्शन कटिंग किया गया है। इवन लीफ का भी सेक्शन कटिंग किया गया है। जैसे आप देखेंगे सबसे पीछे रूट का जब टीएस काटा तो टीएस काटने में क्या क्या आपको संरचनाएं नज़र आती है। जैसे इसमें बाहरी, सबसे बाहरी जो संरचना है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है। उसके अंदर का जो रीजन है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और सबसे मध्य में जो पाए जाने वाला है वो है संवहन पूल, जहाँ पर संवहन कोशिकाएं, संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इस तरीके से स्टेम की आंतरिक संरचना रूट की आंतरिक संरचना से विभिन्न प्रकार की। वैसे ये जो चित्र दिया गया है वो एक डाइकॉट प्लांट का है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको वेस्कुलर बंडल जो संवहन पुल है, जाइलम और फ्लोएम जो बताया गया है, जाइलम यहाँ लाल रंग के अंदर और बाहरी और हरे रंग से फ्लोएम को दर्शाया गया है, और बीच में उनकी कैम्बियम पट्टिकाएं हैं। और सबसे ऊपर इसमें एक लीफ का जो है ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है। उसमें अपर सरफेस जो लीफ है, लोअर सरफेस है लीफ की, वो बताई गई है। जो लोअर एपिडर्मिस होती है लीफ की, उसमें रंध्र पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, गार्ड सेल्स जो होते हैं वहाँ पर। और उसमें ऊपर जो अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ पेलिसेड पैरेन्काइमा पाई जाती है, और उसकी और नीचे की तरफ पाई जाती है स्पंजी वो मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स वो कोशिका हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, और इसमें
जाइलम और फ्लोएम्स भी पाए जाते हैं। हालांकि लीफ एनाटॉमी भी दो टाइप की आपको पढ़नी पड़ेगी, एक तो होता है C3 प्लांट की और एक है C4 प्लांट्स की। तो C3 प्लांट्स की जो लीफ एनाटॉमी वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो C4 प्लांट्स है जैसे कि मक्का और शुगर कैन जो गन्ना है, उनकी जो लीफ एनाटॉमी उनको हम क्रंच एनाटॉमी भी कहते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर ये दर्शाया गया है कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के मुख्य कार्य क्या हैं। जैसे कि शूट सिस्टम, तो शूट सिस्टम में आपको ये विदित होगा कि इसमें मुख्य ऑर्गन जो हैं वो हैं लीव्स, स्टेम और फ्लावर। अब इनके क्या कार्य होंगे, जैसे कि ये बताया गया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पौधों का, और इसी एक जैव रासायनिक क्रिया के कारण इस ब्रह्म सृष्टि के अंदर जीव अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, या जीवों का जो स्थायित्व है, जीवन तभी संभव है जब वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाए। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उन पर निर्भर जितने भी एनिमल्स हैं, जंतु हैं, या जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। शूट सिस्टम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, उसका काम है रिप्रोडक्शन का, उसका काम है भोजन जो एक्सेस है अपने सारे कार्य संपादित करने के बाद जो भोजन जो स्टार्च के रूप में बच जाता है तो उसे संग्रहित करना, और रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बाहर वातावरण में कोई बदलाव आता है तो उन बदलावों को पहचानना और उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस करना, अडेप्ट होना। फोटोसिंथेसिस मुख्यतः लीव्स का काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, इसमें स्टेम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो लीव्स में भी होती है। रिप्रोडक्शन फ्लावर का मुख्य कार्य है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूट सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, सबसे पहले उसको एंकर करना मतलब ये कि उसको सपोर्ट प्रदान करना शूट सिस्टम को। फिर वाटर और मिनरल्स जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उनका अवशोषण करना और उसे ऊपरी भाग तक पहुंचाना। ऊपरी भाग मतलब लीव्स तक पहुंचाना, जहां पर इन मिनरल्स का और वाटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस संपादित होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्टोरेज भी है, और ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ग्रेविट्रोपिज्म क्या है, रूट द्वारा किया जाता है, फोटोट्रोपिज्म क्या है, शूट द्वारा किया जाता है। तो दे रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फोटोट्रोपिज्म के अंदर वो लाइट को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, ग्रेविट्रोपिज्म में जो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। नाउ ये जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से बने होते हैं। उत्तक, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तक भी कहते हैं। उत्तक बेसिकली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। हो सकता है कि वो समान कोशिकाओं की, एक ही प्रकार की कोशिकाएं हों, या अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं कई केसेस के अंदर। जैसे प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ को उनकी डिवीज़न कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड किया गया एज अ लॉन्ग लास्टिंग टिश्यू एंड टिश्यूज़ विच डिवाइड्स रैपिडली, या बहुत जो ऐसे टिश्यूज़ जो बहुत ही फास्ट अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई मतलब सेल डिवीज़न करते हैं, और एक जिनमें सेल डिवीज़न लंबे अंतराल बाद होता है। जो सबसे अधिक, जो बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिनको विभजोतक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती हैं, क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से प्लांट की समस्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। लॉन्ग लास्टिंग टिश्यूज़ को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल टिश्यू और दूसरा है
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक जो है वो एक से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। यह उदाहरण दे रखा है, जैसे कि ग्राउंड टिश्यू। अगर आप प्लांट का ग्राउंड टिश्यू मतलब कि स्टेम का देखें या फिर आप रूट का जब सेक्शन काटेंगे तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है हम उसे ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। उसमें मुख्यतः पैरेन्काइमा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं हैं वो सजीव होती हैं, उनकी कोशिका भित्ति काफ़ी पतली होती हैं, कार्य के रूप में भी काफ़ी वो एक्टिव होती है। जबकि दूसरी जो है बताई गई है वो कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा जो कोशिकाएं हैं ये थोड़ी मोटी कोशिकाएं होती हैं, मतलब ये कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है और इनका एक जो फंक्शन है वो फंक्शन बेसिकली सपोर्ट का होता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं बेसिकली वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। सपोर्ट के रूप में आप देख लीजिए जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाएं, ये अपनी मैच्योरिटी पर डेड सेल्स होती हैं, मीन्स ये मृत कोशिकाएं होती हैं। और एक वेस्कुलर टिश्यूज़ जो कि सवन ऊतक कहलाया जाता है। सवन ऊतक भी दो प्रकार का होता है, एक तो फ्लोएम और दूसरा जाइलम। जाइलम का कार्य होता है पानी का संवहन, जल का संवहन, जबकि फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। जो कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होती है वो पौधे के मुख्यतः एपेक्स पर पाई जाती है। मतलब अगर शूट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम्स पे शूट की टिप पे भी हो सकती है और रूट की टिप पे भी हो सकती है। अगर शूट की टिप पर तो हम उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, अगर वो रूट की टिप पर पाई जाती है तो हम उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम भी कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इसके बारे में जो पहला टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ पाई जाती हैं, इन टिश्यूज़ की क्या विशेषताएं हैं, इन टिश्यूज़ का संगठन कैसा है, किस जगह पर किस तरह से उपस्थित हुए, तो ये सारी चीज़ें। और इसके लिए अलग कई सारी थ्योरीज दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हम अपनी अगली क्लास में इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।